वीडियो में हम लोग इंटरमीडिएट में जो 2 नंबर के प्रश्न जिसकी संख्या 30 होती है, उससे संबंधित प्रश्न का हल देखेंगे ताकि आपको आने वाले एग्जाम में सहूलियत मिल सके। तो चलिए चलते हैं इतिहास के इस पहले प्रश्न पर कि आश्रम व्यवस्था क्या थी और यह कितने प्रकार के होते थे। तो देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था का विकास हुआ था। इसका सूत्रपात ऋग वैदिक काल में ही हो चुका था। मनुष्य की जो औसत आयु है उसे 100 वर्ष माना गया था और 25-25 वर्ष के आधार पर मानव जीवन को 4 आश्रमों में विभक्त किया गया था। इहलोक और परलोक संबंधी कर्मों को सुव्यवस्थित करने के लिए मनुष्य जीवन को 4 भागों यानी आश्रमों में बांट दिया गया। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास। ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्या अध्ययन करने का और गृहस्थ आश्रम में सांसारिक जीवन व्यतीत करने का आदेश दिया गया था। और वानप्रस्थ और संन्यास जो है वह निस्वार्थ हो करके अपने जीवन में सेवा करनी थी लोगों की। इस प्रकार वर्ण और आश्रम व्यवस्था द्वारा व्यक्ति और समाज स्वार्थ और परामर्श में सामंजस्य लाने का सफल प्रयत्न किया गया था। जर्मन विद्वान ड्यूसन के कथनानुसार मानव जाति के इतिहास में विचारों और जीवन के आदर्श की यह ऊंचाई अन्यत्र कहीं नहीं है। दूसरा जो प्रश्न है वह है सिंधु घाटी सभ्यता में दाह संस्कार कितने प्रकार से किए जाते हैं, उससे ये जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो देख ले, अंत्येष्टि क्रिया की प्रथा सिंधु घाटी के निवासियों की सब विसर्जन प्रणाली पर भी उत्खननों से कुछ प्रकाश पड़ता है। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ये 3 प्रकार से मृतकों का संस्कार करते थे और ये 3 विधियां निम्नलिखित हैं। पहला है पूर्ण समाधिकरण की प्रथा। इस प्रथा के अनुसार शव को जमीन में दफना दिया जाता था। मृतकों के साथ उनके प्रयोग की आवश्यक वस्तुएं भी रख दी जाती थी। दूसरा है आंशिक समाधिकरण। इस विधि में शव को कुछ समय तक किसी खुले स्थान पर रख दिया जाता था। पशु पक्षियों के खाने के पश्चात बचा हुआ अवशेष दफना दिया जाता था। और तीसरा था दाह कर्म की प्रथा। इस व्यवस्था के अनुसार शव को अग्नि के सुपुर्द कर दिया जाता था और भस्मावशेषों को मिट्टी के पात्रों में रखकर कभी कभी दफना भी दिया जाता था। अगला प्रश्न है विजयनगर से संबंधित है कि अमर नायक के कार्य बताइए। अमर नायक एक सैनिक कमांडर होता था जिन्हें राय शासक प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र सौंपते थे। वे किसानों, शिल्पकर्मियों तथा व्यापारियों से भू राजस्व तथा अन्य कर वसूल करते थे। वे राजस्व का कुछ भाग व्यक्तिगत उपयोग तथा घोड़ों और हाथियों के निर्धारित दल के रख रखाव के लिए अपने पास रख लेते थे। ये दल विजयनगर के शासकों की सैन्य शक्ति थी। इनकी सहायता से उन्हें दक्षिणी प्रायद्वीप में साम्राज्य विस्तार किया। अमर नायक राजा को वर्ष में एक बार भेंट भेजा करते थे और अपनी स्वामी भक्ति प्रकट करने के लिए राजकीय दरबार में उपहारों के साथ स्वयं भी उपस्थित होते थे। अगला प्रश्न है अकबर के शासन काल में भूमि का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। यह बराबर प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसे ध्यान रखेंगे कि अकबर के शासन में भूमि का जो वर्गीकरण था वो सम्राट अकबर ने अपने शासन काल में गहरी दूरदर्शिता से भूमि का वर्गीकरण किया और राजस्व निर्धारित किया। इसमें 4 प्रकार थे। पहला था पोलज। पोलज वह भूमि है जिसमें एक के बाद प्रत्येक फसल की सालाना खेती होती थी और यह भूमि कभी भी पड़ती नहीं रहती थी, सालों भर इस पे खेती किया जाता था। दूसरा परौती वह भूमि जिस पर कुछ दिनों के लिए खेती रोक दी जाती थी ताकि उसकी उर्वरा शक्ति पूरी हो सके। तीसरा था चाचड़ वह जमीन जो 3 या 4 वर्ष तक खाली रहते थे, उसे चाचड़ कहा जाता था। और बंजर वह भूमि जिस पर 5 या उससे ज्यादा समय तक खेती नहीं की गई हो। पहली 2 प्रकार की जमीन की 3 किस्में अच्छी, मध्यम और खराब हैं। वे प्रत्येक किस्म की भूमि के उत्पाद को जोड़कर 3 में विभाजित किया जाना है। इस तरह प्राप्त उत्पाद का 1/3 भू राजस्व देय होता था।
अगला प्रश्न है मनसबदारी प्रथा की विशेषताएं बताएं। ऐसे हालांकि मनसबदारी से संबंधित लॉन्ग प्रश्न भी पूछे जाते हैं और कभी कभी 2 नंबर के भी पूछे जाते हैं, तो मैं इस पर भी एक लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर बता दूंगा। तो 2 नंबर में ये इसके देख लें कि मनसबदारी प्रथा की विशेषताएं क्या थी कि इससे जागीरदारी प्रथा समाप्त हो गई और विद्रोह की संभावना कम हो गई। प्रत्येक मनसबदार अपना मासिक वेतन प्राप्त करने के लिए सम्राट के सामने उपस्थित होते थे। मनसबदारों पर बादशाह का सीधा नियंत्रण होता था। मनसब योग्यता के आधार पर दिए जाते थे। अयोग्य सिद्ध होने पर उन्हें पद से हटा दिया जाता था। मनसब का पद पैतृक या वंशानुगत नहीं था और योग्य मनसबदार के लिए प्रोन्नति के भी द्वार खुले हुए थे। इससे पहले जागीरदारों को बड़ी बड़ी जागीरें देने से राज्य को जो आर्थिक हानि उठानी पड़ती थी, इससे वो बच गए। इस प्रथा का लाभ यह था कि राजपूत मनसबदार मध्य एशियाई मंगोलों, उज्बेकों तथा अफगानों के विरुद्ध आक्रमणों को विफल करते थे। मनसबदारों ने कला तथा साहित्य को संरक्षण तथा प्रोत्साहन प्रदान किया। कई साहित्यकार तथा कलाकार उनके संरक्षण में रहते थे। मनसबदारों को सैनिक संबंधी विभिन्न प्रकार का उत्तरदायित्व सौंपकर मुगल सरकार अनेक प्रशासनिक परेशानियों से निश्चित हो गई। मनसबदारी प्रथा देश में सांस्कृतिक समन्वय लाने में भी सहायक सिद्ध हुई, क्योंकि इसमें विभिन्न जातियों, धर्मों और वर्गों के लोग रहते थे। बता दें कि मनसबदारी प्रथा जो थी वह मुगल प्रशासन से जुड़ी हुई थी। इसमें जात और सवार के आधार पर इसे बांटा गया था। अगला जो प्रश्न है वह है कि बटाई प्रणाली पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बटाई प्रणाली पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो बटाई प्रणाली क्या थी, सो देखिए। जब्ती प्रणाली को सारे साम्राज्यों में लागू नहीं किया गया था। कंधार आदि कुछ क्षेत्रों में बटाई प्रचलित थी। इस प्रणाली के अनुसार जो है आपका नीचे लिखी विधियों को फसल सरकार और किसानों में बढ़ जाती थी। पहला था किस प्रकार से लगान का निर्धारण किया जाता था, वो इस विधि के अंतर्गत है। पहला कनकुत। इस विधि के अनुसार खेत की खरी फसल पर अंदाजा लगा कर सरकार अपना हिस्सा तय कर लेती थी। मतलब जो खरी फसल है उसे देख करके ही ये तय कर लिया जाता था कि इस पे कितना लगान लेना है। दूसरा तरीका था खेत बटाई। इस विधि में फसल बोते समय ही खेतों को बांट लिया जाता था। तीसरा था गल्ला बख्शी। इस विधि के अनुसार फसल कट जाने पर सरकार अपना भाग प्राप्त करती थी। मतलब जब कट गया उस समय वो प्राप्त करते थे। और चौथा था नस्क। इसके अनुसार मुखिया सरकार को भूमि कर के रूप में निश्चित राशि देकर स्वयं किसानों से लगान वसूल करता था, लेकिन धनराशि निश्चित करते समय फसल का अंदाजा लगाया जाता था। अगला जो प्रश्न है वह है बाबर द्वारा वर्णित सिंचाई व्यवस्था का वर्णन कीजिए। या कभी कभी पूछ दे कि मुगल कालीन सिंचाई व्यवस्था का वर्णन कीजिए, तो इसे इस रूप में देखेंगे कि बाबरनामा के अनुसार यहाँ की सर्वाधिक बस्तियाँ मैदानी भागों में बसी हुई थी और वहाँ फसलें और बागान खूब दिखाई देते थे। सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है और कृषि पूरी तरह वर्षा जल पर निर्भर करती थी। बाबर के अनुसार शरद ऋतु और बसंत ऋतु की फसलें बिना पानी के ही तैयार हो जाती थी। फिर छोटे पेड़ों तक बाल्टियों या रहट के द्वारा पानी पहुंचाया जाता था। लाहौर, दीवालपुर आदि जगहों पर रहट के द्वारा सिंचाई करते थे। बाबरनामा में रहट की रचना आधुनिक रहट के समान ही बताई गई है। शायद उस समय लोहे की चेन के स्थान पर रस्सी का प्रयोग किया जाता था और लोहे की बाल्टी के स्थान पर घड़ों का। अगला प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे ऑब्जेक्टिव भी प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि अकबरनामा का भारतीय इतिहास में क्या महत्व है। तो देख लेते हैं। अकबरनामा के लेखक जो थे वो अबुल फजल थे, जिसे इसने 1589 मतलब कि 1579 ईस्वी में 89 ईस्वी में लिखना शुरू किया और 13 वर्षों में इस ग्रंथ को पूरा किया। अकबरनामा को 3 जिल्दों में बांटा गया है, जिसमें प्रथम 2 इतिहास हैं, तीसरी जिल्द आईने अकबरी है। इसका लेखन राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण घटनाओं का कालानुक्रमिक विवरण देने
के परंपरागत ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किया गया है। इसकी भाषा अलंकृत है, इसमें लय और कथन शैली को महत्व दिया गया है। इस भारतीय फारसी शैली को मुगल दरबार का विशेष संरक्षण मिला। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय तृतीय को विजयनगर के शासकों में महान क्यों समझा जाता है? 3 प्रमाण दें। तो देखते हैं, इसका मूल्यांकन करते हैं। पहला वह है कि वो महान विजेता था। वह एक महान सैनिक और सेनापति था। उसने अपने सभी विरोधियों और विद्रोहियों का दमन करके बीदर, बीजापुर और उड़ीसा राज्यों को जीत लिया था। दूसरा, कुशल प्रशासक। उन्होंने अपने राज्य संगठित करके राज्य को न्याय प्रदान किया। भूमि संबंधी और व्यापार संबंधी सुधार भी कृष्णदेव राय तृतीय के द्वारा किए गए। तीसरा है कला और साहित्य का संरक्षण। उन्होंने अपने साम्राज्य में संस्कृत और तेलुगु को बढ़ावा दिया। कला के क्षेत्र में गोपुर टावर का निर्माण किया। उन्होंने प्रसिद्ध कृष्ण स्वामी मंदिर और नगातार नगर का निर्माण किया। उन्होंने 2 पुस्तकें भी लिखी जिनका नाम जामवती कल्याणम और अमुक्त मालदेय है। उनकी महानता की प्रशंसा करते हुए डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने लिखा है, दक्षिण के हिंदू और मुसलमान राजाओं में भी एक भी ऐसा नहीं था जिसकी तुलना कृष्णदेव राय से की जा सके। अगला प्रश्न है, विजयनगर राज्य की स्थापना कैसे हुई? और क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी रहता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो देखते हैं विजयनगर राज्य की स्थापना। विजयनगर राज्य की स्थापना जो है संगम वंशी के 2 भाई हरिहर और बुक्का राय ने की थी। ये वारंगल के राजा प्रताप रुद्र देव के यहाँ नौकरी करते थे। उस समय उत्तरी भारत पर मोहम्मद बिन तुगलक राज करते थे। जब मुसलमानों ने दक्षिण भारत को जीत लिया तो इन दोनों भाइयों को बंदी बनाकर वो दिल्ली लेके चले गए। दक्षिण भारत के विद्रोह को दमन करने के लिए सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने हरिहर और बुक्का राय को रायचूर दोआब का सामंत बनाकर भेजा। उनके गुरु माधव विद्यारण्य ने उन्हें हिंदू जनता की रक्षा के लिए स्वतंत्र राज्य स्थापित करने की प्रेरणा दी और उन्होंने अपने गुरु के नाम पर तुंगभद्रा नदी के किनारे 1336 ईस्वी में विद्यानगर अथवा विजयनगर की नींव रखी, जो बाद में एक विशाल साम्राज्य बन गया। सिवेल के अनुसार यह एक ऐसी महत्वपूर्ण घटना थी जिसने दक्षिण भारत के इतिहास को बदल दिया। यह राज्य मुसलमानों के अत्याचारों से पीड़ित हिंदुओं की शरणास्थली बन गई। अगला जो प्रश्न है, कहा जाता है उन विदेशी यात्रियों का उल्लेख कीजिए जिन्होंने विजयनगर शहर की यात्रा की। तो इसमें बता दें, पहला जो था निकोले कॉन्ती था जो इतावली व्यापारी था। दूसरा अब्दुल रजाक था जो फारस की राजा का राजदूत था। तीसरा अफनासी निकितिन था, यह रूस का व्यापारी था। इन सभी ने 15वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की। और चौथा 16वीं शताब्दी में दुसांते बारबोसा, डोमिंगो पेस तथा पुर्तगाल के फनीबो नूनीज ने भी भारत की यात्रा की थी। तो इस तरह से हमने कई महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्नों के हल किए। मुझे उम्मीद है इसे सुनकर आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। धन्यवाद।